चलिए आज बात करते हैं आयरलैंड की तारीख के सबसे बड़े और शातिर जुए की। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी वारदात जिसने बेटिंग की पूरी इंडस्ट्री को जड़ से हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी डकैती जिसमें बंदूकें नहीं थीं। एक ऐसी चोरी जिसमें निकाब नहीं पहने गए थे। जरा सोचिए, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह। एक ऐसी वारदात जहां हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ी, जहां सबसे बड़ा हथियार था दिमाग। सवाल यह है कि आखिर एक आदमी ने पूरी कानूनी हुदूद में रहते हुए आज के हिसाब से $3.5 मिलियन के बराबर रकम पूरी इंडस्ट्री से कैसे लूट ली। यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। ये कोई आम शर्त नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दांव था जिसमें सब कुछ लगा हुआ था। तो चलिए सीधा चलते हैं उस दिन की तरफ। तारीख थी 26 जून 1975, रेस का दिन। और ये कोई आम दिन नहीं था, ये तारीख बदलने वाला दिन था। बेलिस्टाउन आयरलैंड का रेस ट्रैक, चारों तरफ शोर और चहल पहल, और इस भीड़ के बीच एक आदमी कांटेदार झाड़ियों में छुपा हुआ है। उसकी नजरें सिर्फ एक चीज पर हैं, सामने लगा हुआ वो अकेला फोन बूथ। ये पुरइसरार शख्स था बार्नी कर्ली, और इसका ये अजीब सा रवैया असल में इस बहुत बड़ी गेम का पहला इशारा था जो शुरू होने वाली थी। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये बार्नी कर्ली था कौन, और वो इस मुकाम तक झाड़ियों में छुपने की इस नौबत तक कैसे पहुंचा। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो ये थी बार्नी कर्ली की शुरुआत। एक नौजवान जिसने धोखा देना अपने ही बाप से सीखा। वो बाप जो अपने ग्रेहाउंड कुत्तों को ड्रग्स देकर रेस जितवाया करता था। बार्नी इतना शातिर था कि उसने अपनी पहली शर्त जीतने के लिए अपने बाप को ही धोखा दे दिया। लेकिन फिर 1956 में इसके वालिद का प्लान फेल हो गया और पूरा खानदान कर्ज में डूब गया। बार्नी ने स्कूल छोड़ दिया, फैक्ट्री में काम किया, स्मगलिंग तक की, लेकिन हर जगह नाकाम ही रहा। 1975 तक इसकी जिंदगी नाकामियों की एक लंबी दास्तान बन चुकी थी, और यही सारी नाकामियां उसे इस एक फैसलाकुन लम्हे की तरफ ले जा रही थीं। 1975 तक बार्नी पर 12,000 पाउंड्स का भारी कर्ज था। उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी रकम थी। तो समझ लीजिए, ये उसके लिए कोई खेल नहीं था, ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। डू और डाई, या तो सब कुछ मिल जाएगा या जो बचा है वो भी चला जाएगा। तो फिर इस पर इतना कर्ज था, इतना प्रेशर था, तो उसका प्लान क्या था? आखिर उसने सोचा क्या था? चलिए अब इस कानूनी डकैती के पीछे की कमाल की प्लानिंग को समझते हैं। इस पूरे प्लान को समझने के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो है हैंडीकैप रेसिंग। ये क्या होती है? सिंपल सी बात है, घोड़ों की रेस में जो सबसे तेज घोड़े होते हैं उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा वजन डाल दिया जाता है ताकि रेस थोड़ी दिलचस्प हो और थोड़े कमजोर घोड़े भी जीत सकें। इससे रेस का नतीजा गैर मुतवक्के हो जाता है, और बार्नी ने इसी सिस्टम की कमजोरी को पकड़ा था। और इस प्लान का मरकजी किरदार, बार्नी का खुफिया हथियार, था एक घोड़ा जिसका नाम था येलो सैम। कागजों में और लोगों की नजरों में येलो सैम एक इंतहाई सुस्त और नाकाबिले एतबार घोड़ा था। पता है क्यों? क्योंकि अपनी पिछली 9 रेसों में वो 8वें नंबर से भी नीचे आया था। लेकिन बार्नी को उसका राज पता था। उसका खुफिया हथियार ये था कि येलो सैम सख्त जमीन पर तूफान की रफ्तार से भागता था। तो बार्नी ने क्या किया? उसने जानबूझकर येलो सैम को ऐसी रेसों में दौड़ाया जहां जमीन खराब थी, ताकि उसकी ऑफिशियल रेटिंग गिर जाए और लोग उसे बेकार समझें। तो प्लान के 4 हिस्से थे। स्टेप 1, एक ऐसा घोड़ा ढूंढो जिसे लोग बेकार समझते हैं, यानी येलो सैम। स्टेप 2, उसका पब्लिक रिकॉर्ड इतना खराब कर दो कि उसे हैंडीकैप का पूरा फायदा मिले। स्टेप 3, सिस्टम में कम्युनिकेशन की सबसे कमजोर कड़ी तलाश करो और उसे तोड़ो। और आखिरी स्टेप 4, पूरे मुल्क में फैली हुई शर्त लगाने वालों की एक खुफिया टीम तैयार करो। और वो सिस्टम की कमजोरी क्या थी? वो थी बेलिस्टाउन रेस कोर्स का एक और सिर्फ एक पब्लिक फोन बूथ। जरा सोचिए, इस जमाने में ट्रैक पर बैठे बुकीज और मुल्क भर में फैली बैटिंग शॉप्स के दरमियान राब्ते का ये वाहिद जरिया था। इन्फॉर्मेशन आने जाने का सिर्फ एक रास्ता, और बार्नी की नज़र इसी कमजोरी पर थी। चलिए वापस चलते हैं रेस के दिन पर। रेस शुरू होने में सिर्फ 25 मिनट बाकी हैं। प्लान अपनी जगह पर है, तनाव अपने उरूज पर है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। रेस से ठीक 25 मिनट पहले बार्नी का एजेंट, जिसका नाम बेनी था, उस अकेले फोन बूथ पर कब्जा कर लेता है। और वो क्या करता है? वो अपनी मरने वाली खाला को एक लंबी जज्बाती कॉल करने का नाटक शुरू कर देता है। फोन लाइन ब्लॉक हो जाती है, और जैसे ही वो फोन लाइन ब्लॉक होती है, पूरे आयरलैंड में फैले बार्नी के 300 एजेंट्स बैटिंग शॉप्स में घुस जाते हैं। सब एक ही वक्त में एक ही घोड़े पर शर्त लगा रहे हैं, येलो सैम। और ऑड्स क्या मिल रहे हैं? 20 से 1, यानी 1 पाउंड लगाओ तो 20 पाउंड जीतो। इधर ट्रैक पर बैठे बकीज को तो कुछ पता ही नहीं है।
वो बिल्कुल बेखबर हैं कि बाहर क्या तूफान मचा हुआ है। फोन लाइन बिजी है तो उन तक खबर पहुंच ही नहीं सकती कि येलो साम पर इतना पैसा लग रहा है। वो एड्स कम कर ही नहीं सकते। रेस शुरू होने तक 20 से 1 का रेट लॉक हो जाता है। जाल मुकम्मल तौर पर बिछ चुका था। और फिर रेस शुरू होती है। येलो सैम अपनी पसंदीदा सख्त जमीन पर दौड़ रहा था। नतीजा, वो हवा से बातें करता है और बाकी सारे घोड़ों को 2.5 लेंथ के भारी फर्क से पीछे छोड़कर आसानी से रेस जीत जाता है। रेस तो जीत ली, प्लान कामयाब हो गया, लेकिन येलो साम की और बार्नी कर्ली की असल कहानी वो तो अब शुरू हुई थी। बार्नी ने जीते पूरे 3 लाख पाउंड्स। ये उस जमाने में एक हैरान कर देने वाली रकम थी। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये $3.5 मिलियन से भी ज्यादा बनती है। ज़ाहिर है बकीज गुस्से से आग बगोला थे, लेकिन वो कानूनी तौर पर पैसे देने के पाबंद थे। उन्हें पे आउट करना ही पड़ा। और पता है कैसे? उन्होंने जीती हुई रकम 1-1 पाउंड के नोटों से भरी हुई 108 बोरियों में भेजी। जरा इस सीन का तस्वुर कीजिए, 108 बोरियां नोटों से भरी हुई। तो इस सब का अंजाम क्या हुआ? कोई कानून नहीं टूटा था। बार्मी ने चोरी या डकैती नहीं की थी। उसने सिर्फ सिस्टम को उसी के खेल में हराया था। हाँ, इस वाक़े के बाद बुकी मेकर्स ने अपने रूल ज़रूर बदल दिए और बड़ी शर्तों के लिए 30 मिनट का विंडो लाजमी कर दिया। लेकिन बार्नी कर्ली वो रातों रात एक फोक हीरो, एक लेजेंड बन गया। लोग उसे रेसिंग का रॉबिन हुड कहने लगे। और इसकी एक वजह यह भी थी कि उसने अपनी जीती हुई दौलत का एक बड़ा हिस्सा ज़रूरतमंदों की मदद में लगा दिया। इसकी मौत के बाद भी लोग इसे इसीलिए याद करते हैं। इस बात ने उसके किरदार को और भी पेचीदा बना दिया। तो आखिर में सवाल वही रहता है, बार्नी कर्ली कौन था? एक जीनियस जिसने पूरे सिस्टम को आउटस्मार्ट कर दिया, या एक किस्मत का धनी धोखेबाज? ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। शायद सच इन दोनों के कहीं दरमियान में है।